लाइफ इज़ मोशन एंड मोशन इज़ लाइफ। जीरो एरर जैसी तो कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। आज की तारीख में अगर अगले चौराहे तक भी जाना होता है तो यंगस्टर्स क्या करते हैं, तुरंत बाइक निकालते हैं। वो एक चौराहा भी पैदल नहीं चलना चाहते। बिल्कुल। तो उसकी वजह से होता क्या है, मसल वीकनेस। नी रिप्लेसमेंट प्रॉपर वे में फॉलो की जाए जी, तो इसको सेंचुरी ऑफ द मिलेनियम कहा गया पिछले उसके। इतनी ज़्यादा सक्सेस रेट वाली कोई सर्जरी नहीं होती। एक समय था जब दादी नानी की बातें सुनते थे कि घुटनों में दर्द है बेटा, सरसों का तेल तो ला देना। पर अब तो हाल ये है कि 25-30 की उम्र में ही लोग कहने लगे हैं कि यार सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त कुछ तो खड़कता है। जी हाँ, उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों का दुखना तो सुना ही था, लेकिन अब ये दर्द कम उम्र वालों को भी जल्दी हेलो बोल देता है। और फिर शुरू होती है वो सर्च कि नी रिप्लेसमेंट क्या होता है, हिप रिप्लेसमेंट कितना सेफ है, क्या फिर से हम दौड़ पाएंगे, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या हमारा शरीर दोबारा नेचुरल जैसा हो सकता है। सो फिकर नॉट, क्योंकि डियर डॉक्टर के आज के सेशन में हमारे साथ हैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड एमडी डॉक्टर राजेश बाजपेयी जी, जो बताएंगे नी एंड हिप रिप्लेसमेंट की वो बातें जो हर किसी को जाननी चाहिए। तो बैठ जाइए आराम से, पैर सीधा करके, क्योंकि अब दर्द नहीं, बस इलाज और समझ की बात होगी। डॉक्टर साहब, अब हम लोग आज बात करने जा रहे हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेकर। तो सबसे पहला जो सवाल सामने आता है वो ये कि जॉइंट रिप्लेसमेंट की जो ज़रूरत होती है वो हमारी बॉडी को एक्चुअली कब और क्यों पड़ती है? देखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, इनफैक्ट कोई भी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है उसका मतलब ये होता है कि आप एक हिस्से को निकाल कर उसकी जगह पर उसको आर्टिफिशियली रिप्लेस कर रहे हो। उसकी जगह पे वो इम्प्लांट लगा रहे हो जो आर्टिफिशियल है। ठीक, उसकी रिक्वायरमेंट तब होती है जब जोड़ इस तरीके का हो चुका हो कि उसमें चिकनाहट खत्म हो चुकी हो और वो इर्रिपेरेबल डैमेज हो, मतलब ऐसी क्षति हो चुकी है जिसको आप दोबारा से सही तरीके से निर्माण नहीं कर सकते उसका। जब वो स्थिति आती है कि आपके मूवमेंट इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि वो आपकी लाइफ को की क्वालिटी ऑफ लाइफ को हैम्पर कर रहे हैं जी, उस समय रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि आपका वो मूवमेंट बना रहे, वो मोशन बना रहे कि लाइफ स्मूथली चलती रहे। सो डॉक्टर साहब, अब जिस मूवमेंट के बात कर रहे हैं तो एक समय हुआ करता था कि एक उम्र के बाद इसकी ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि आपने बीच में जैसे बात की कि ऑयल जब ख़त्म हो जाता है तो मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है। हाँ, तो लेकिन आज के समय में देखें तो कुछ यंगस्टर्स भी हैं जिनके बारे में सुनने को मिलता है कि हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई है। तो अब जो यंगस्टर्स में ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशली अगर नी जॉइंट की बात करें तो ये जो चेंजेस आप जिसकी बात कर रही हैं कि साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया और उसकी वजह से चेंजेस आने शुरू हुए, ये बेसिकली नी जॉइंट रिप्लेसमेंट में ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी दो तरीके की ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। जी, जो एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है वो बेसिकली प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो बढ़ते हुए उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे घिसते हुए जोड़ इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि वो किसी काम के नहीं रहते या पेनफुल और स्टिफ हो जाते हैं, अकड़न वाले हो जाते हैं और दर्द वाले हो जाते हैं। तो उस स्थिति पर पहुंचने के बाद उसका रिप्लेसमेंट होता है। तो जनरली ये 50-60 की बात की में ये डिजेनरेटिव चेंजेस इतने होते थे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्लियर कट दिखाई देती थी। आज की तारीख में क्या है, नंबर एक, लेवल ऑफ एक्टिविटी उस वैसे कम हो गया है जिसकी वजह से क्या है, मसल स्ट्रेंथ कम हो गई, लोगों का चलना फिरना कम हो गया है। अगर आप ध्यान करिए, एक जनरेशन पहले कोई भी अपना रावतपुर से भी चलता तो साइकिल से किदोई नगर तक आराम से चला जाता जी था। जी, साइकिलिंग। हाँ, आज की तारीख में अगर अगले चौराहे तक भी जाना होता है तो यंगस्टर्स क्या करते हैं, तुरंत बाइक निकालते हैं। वो एक चौराहा भी पैदल नहीं चलना चाहते। बिल्कुल। तो उसकी वजह से होता क्या है, मसल वीकनेस। और वो मसल वीकनेस क्या होती है, जॉइंट पे डायरेक्ट लोड बढ़ाती है तो डिजेनरेटिव चेंजेस बढ़ जाते हैं, एक चीज़। दूसरा, जो इंजरीज़ हैं उनका पैटर्न चेंज हुआ। पहले इंजरीज सिंपल हुआ करती थी, आज की तारीख में इंजरीज़ में क्या है, लिगामेंट इंजरी हुई या कोई जॉइंट सरफेस का फ्रैक्चर हो गया या कई तरीके के कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स हुए, कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स। तो उस सब में क्या होता है, सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, जो इंजरी के ऊपर होती है। यंग एज में सेकेंडरी अगर आपका लिगामेंट इंजरी है, प्रॉपर केयर नहीं हुई, उसकी टॉगलिंग जॉइंट की टॉगलिंग अगर लगातार बनी रही तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर ऑब्वियसली होगा। डॉक्टर साहब, अभी बीच में मैं आपको रोकूंगी। जो आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस का नाम लिया, अब आपने नाम लिया है, तो हमारे व्यूअर्स को बहुत शॉर्ट में अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस समझना हो तो कैसे समझाएंगे? देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली डिजेनरेटिव चेंजेस। डिजेनरेटिव चेंजेस मतलब जो जैसे एजिंग प्रोसेस है, जैसे आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ये एजिंग प्रोसेस है, चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही है, एजिंग प्रोसेस है। ऐसे ही एक एजिंग प्रोसेस है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये बेसिकली मैकेनिकल डिसरप्शन है। धीरे धीरे क्या होता है, जो आपका साइनोवियल फ्लूइड है, जो जोड़ के बीच का द्रव होता है, वो द्रव धीरे धीरे करके
उसकी क्वालिटी गिरती चली जाती है और उसकी वजह से जो चिकनी सतह होती है जिसको कार्टिलेज कहते हैं वो आपस में रगड़ खा के घिसना शुरू हो जाती है। उस पोर्शन में जिस पे ज़्यादा लोड होता है उस पे ज़्यादा घिसती है। तो जनरली नी जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस में अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो जल्दी डैमेज होता है और ज़्यादा डैमेज होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस मैकेनिकल डैमेज है। नी रिप्लेसमेंट एंड हिप रिप्लेसमेंट, तो इन दोनों में अगर परसेंटेज में आपको डिवाइड करना हो तो जो यंगस्टर्स आपके पास आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसकी सुनने को मिलती है, नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट? देखिए यंगस्टर्स में हिप रिप्लेसमेंट ज़्यादा कॉमन होता है और उसका रीज़न भी है क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जनरली एज रिलेटेड डिजीज़ है जी। और नी जॉइंट को ज़्यादातर इन्वॉल्व करने वाली ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। और यंगस्टर्स में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है वो जनरली पोस्ट ट्रॉमेटिक मतलब पोस्ट इंजरी होती है, ठीक। लेकिन हिप जॉइंट में एक कंडीशन होती एवियन इंजरी तो है ही है, एस्टाबुलर फ्रैक्चर हुआ उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस होगी, नेक फीमर फ्रैक्चर हुआ उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस होगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कारण होता है एवियन या अवेस्कुलर नेक्रोसिस। ओके। कई बार ऐसी मेडिसिन चलती हैं, रेडिएशन थेरेपी होती है जिसकी वजह से सर्कुलेशन हिप जॉइंट का खत्म होना शुरू हो जाता है और दिस इज कॉल्ड एवियन। दिस इज कॉल्ड एवियन अवेस्कुलर नेक्रोसिस। तो उसकी वजह से जब सर्कुलेशन ख़त्म होता है तो उसका हेड कोलैप्स कर जाता है और जब हेड कोलैप्स करता है तो उसको रिप्लेस करना मैंडेटरी होता है। और अगर ऐसी सिचुएशन में अगर किसी यंगस्टर को हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है और तो वो उसकी ड्यूरेबिलिटी फिर हम कितनी मान के चलें, क्योंकि कम एज में ही हिप रिप्लेस हुआ उसके बाद कितने समय तक वो चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं या आगे कब फिर से दोबारा रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है? देखिए जितनी भी रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती हैं उनमें यूजुअली एक एज बैरियर लगाया जाता है जी। एज बैरियर इसलिए होता है कि जनरली इस एज में किया जाए कि दोबारा फर्दर उसको रिवाइज करने की पॉसिबिलिटी कम से कम रहे, मिनिमाइज रहे। लेकिन यंग पेशेंट्स में जिनमें क्वालिटी ऑफ लाइफ सफ़र कर रही है आपको उसको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा और जितनी कम एज में सर्जरी होगी उसके रिवीजन के चांसेस ज़्यादा होंगे हमेशा। उसका भी नंबर एक इम्प्लांट की लाइफ, रिवीजन सर्जरीज की पॉसिबिलिटी डिपेंड करती है इम्प्लांट की लाइफ पे, इम्प्लांट की और लाइफ डिपेंड करती है क्वालिटी पे, ठीक। तो यूजुअली जो आमतौर पे जो इम्प्लांट यूज़ होते हैं वो होते हैं जनरली पॉलीएथिलीन मेटल पे, हिप की जहाँ तक बात कर रहे हैं, क्योंकि नी जॉइंट जनरली यंग एज में होता ही नहीं है या बहुत रेयर होता है। हिप जॉइंट यंग पेशेंट्स में होता है, रिप्लेस होता है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो जनरली बेस्ट होता है उसमें कि सिरेमिक जॉइंट्स जो होते हैं, जो टाइटेनियम स्टेम और सिरेमिक जॉइंट्स आते हैं वो बेस्ट क्वालिटी के होते हैं और उनकी लॉन्जिविटी ज़्यादा होती है। ओके। तो अगर आप इस तरीके और अनसीमेंटेड स्पेशली, तो अनसीमेंटेड जॉइंट और सिरेमिक जॉइंट्स यूज़ करते हैं तो 40 साल तक आराम से खिंच जाती है। लेकिन एक समस्या और होती है, अगर यही जॉइंट थोड़ी सी एज ज़्यादा होने के बाद अगर किए जाते हैं तो उनकी लाइफ ज़्यादा होती है। रीज़न, यंग पेशेंट आप रिप्लेस भी करोगे, लेवल ऑफ एक्टिविटी तो कम नहीं करोगे ना, उसकी लेवल ऑफ एक्टिविटी तो बढ़ेगी, ज़्यादा ही रहेगी कंपेयर टू मिडिल एजेड या ओल्ड एजेड की जी। तो यंग पेशेंट्स में जनरली ये कोशिश रहती है हमेशा कि जितना अवॉइड कर सकते हैं उसको उतना अवॉइड करने की कोशिश रहती है। और इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से उसको अवॉइड किया जा सकता है, मेडिसिन से या फिर लाइफस्टाइल से? ऑस्टियोआर्थराइटिस की जहाँ तक बात है जी, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज़ है जी, और उसको लाइफस्टाइल से ही मॉडिफिकेशन होता है इसका। नंबर 1 रेगुलर एक्सरसाइजेस जिसमें मॉर्निंग वॉक सबसे इम्पोर्टेंट है। नंबर 2 वेट कंट्रोल में रहे, ठीक है। और नंबर 3 वो एक्टिविटीज़ जो ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रेसिपिटेट कर सकती हैं उसको मिनिमाइज़ करके रखें, जैसे उकड़ू बैठना या पलथी लगाना, स्क्वेटिंग या क्रॉस लेग पोजीशन, उसको अवॉइड करें। कौन से सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं जो आप कॉमन पीपल को, हमारे कॉमन यूज़र्स को समझा सकें, जिनको देखकर आप ये सजेस्ट करते हैं कि बस अब इसके अलावा यहाँ पर रिप्लेसमेंट के अलावा और कोई चांस नहीं है? देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे प्राइमरी सिम्टम होता है पेन और दूसरा होता है स्टिफनेस। पेन अगर सिर्फ सीढ़ी चढ़ने में या सिर्फ उकड़ू बैठ के बनने के बाद खड़े होने में हो रहा है तो वो आर्थराइटिस अर्ली आर्थराइटिस है। उसमें प्रॉपर मेडिकेशंस, प्रॉपर एक्सरसाइजेज और कई बार विस्को सप्लीमेंटेशन या जैसे कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड रिप्लेसमेंट, वही सक्सेसफुल होता है, वही सफिशिएंट होता है। लेकिन पेन के साथ साथ अगर नंबर 1 रेस्ट पेन होने लगे, मतलब पेन ऐसा है कि आप आराम करने की पोजीशन में और उसके बाद भी दर्द बना हुआ है, तो ये रेस्ट पेन कहलाता है। अगर रेस्ट पेन है नंबर 1, दूसरा डिफॉर्मिटी है, दूर से देख के समझ में आ रहा है कि पैर तिरछा होता जा रहा है आपका,
तो ये डिफॉर्मिटी, तो रेस्ट पेन और डिफॉर्मिटी बेसिकली इंडिकेशन होते हैं रिप्लेसमेंट के लिए। बाकी एक्सरे, जो एक्सरे की पिक्चर होती है वो गाइड होती है सीवियरिटी के लिए। तो सीवियरिटी भी एक फैक्टर होता है जिसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि उसकी सर्जरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अब हम अपने ह्यूमन टेंडेंसी की बात करते हैं, जो आज की मेंटालिटी है कि कभी घुटनों में दर्द हुआ या रिप्लेसमेंट की नौबत आ गई, लेकिन फिर भी आम तौर पे लोग, आसपास के लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि यार अभी तो तुम्हारा काम चल ही रहा है, तुम थोड़े बहुत तो चल ही रहे हो, तो उसको चलने दो। इस तरह से जो नेग्लेक्ट करने वाली आदत है वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है, कितनी कंडीशन को और ज़्यादा बिगाड़ सकती है, और कितने लेवल तक हम उसको खींच सकते हैं कि इतना खींच लें तब तक ठीक है, या फिर वो एक नौबत ऐसी आ सकती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। इस तरीके की टेंडेंसी होती है। आमतौर में हर आदमी ये कोशिश करता है कि हमारा नी रिप्लेसमेंट जितना भी डिले हो सकता है हो जाए, या हो सकता है ना ही हो। हाँ। और कई बार तो ओल्ड एजेड पेशेंट्स आते हैं, ओल्ड एजेड कह भी नहीं सकते उनको, क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स हम लोग तो 55-60 में ज़्यादातर पेशेंट होते हैं जी। तो 55-60 के पेशेंट, 60 साल 65 साल का मरीज़ भी आता है, वो उसका सीधे सीधे जवाब यही होता है, डॉक्टर साहब अब कितनी उम्र ही बची है हमारी, हाँ, हम तो क्यों करवाएं, ऐसे ही चला लें। हाँ ऐसे ही चला लें। लेकिन समस्या क्या होती है कि बॉडी जो है वो पूरी एक सिंक्रोनाइज्ड वे में चलती है, एक हारमोनी है बॉडी जी। अब जब आपका एक जॉइंट गड़बड़ होता है तो वो सिर्फ अकेले गड़बड़ नहीं बना रहता है, उसके एडजेसेंट जो जॉइंट्स होते हैं जी, वो जो आप वेट वहाँ से बचा रहे हो, आप पेन की वजह से उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हो, तो जो एडजेसेंट जॉइंट है वो उस वेट को बियर करना शुरू करते हैं। उस घुटने को बचाने के चक्कर में आपके हिप और एंकल में लोड आना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़, जब आप पेन को बचाने की कोशिश करते हो या जब डिफॉर्मिटी होती है जी, तो जनरली आपकी चाल जो होती है वो नॉर्मल जैसे चल रहे हैं वैसे नहीं होती, टॉगल करती हुई चाल होती है। जी जी। और जब इस तरीके की चाल होती है तो दूसरा लोड आता है स्पाइन पे आपके मूवमेंट की वजह से। तो कई बार जो बाइलेटरल ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले, जिनके दोनों घुटनों में ठीक ठाक आर्थराइटिस होती है और वो सर्जरी नहीं करवाते हैं, तो वो लेटर ऑन स्पाइन की प्रॉब्लम लेके ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम लेके प्रेसिपिटेट करते हैं। हाँ, ऑब्वियसली कि आपने नी नहीं रिप्लेस कराया तो उसके बाद आपकी कराया, उसकी वजह से बाद में स्पाइन में चेंजेस आने शुरू हो गए, वहाँ डिजेनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो गए, नर्व कंप्रेशन शुरू हो गया। जी, ठीक है। तो कई बार होता है कि जो लेट प्रेजेंटेशन वाले ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट होते हैं वो साथ में ये कंप्लेंट भी लेके आते हैं कि पैर में झंझनाहट हो रही, सुन्नपन हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब यहाँ पर बात करेंगे ज़ीरो एरर नी रिप्लेसमेंट। ये टर्म आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है, तो क्या है ये ज़ीरो एरर नी रिप्लेसमेंट? जीरो एरर का मतलब तो ये है कि वहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन का कोई पर्पस बचा ही नहीं, कोई बिल्कुल चांस ही नहीं बचा, जबकि साइंस में ऐसा कभी नहीं होता। जी जी। साइंस हमेशा एवर इम्प्रोवाइजिंग चीज़ है। ठीक है, मिनिमल एरर तो हो सकता है कि हाँ भाई आज की तारीख में जो संसाधन उपलब्ध हैं उसमें मिनिमल एरर इससे वो हो रहा है, जी। लेकिन जीरो एरर एज सच कोई वर्ड होना ही नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। रोबोटिक्स है, एरर मिनिमाइज़ कर सकता है, एक्सपीरियंस है वो एरर मिनिमाइज़ कर सकता है, इम्प्लांट में इंस्ट्रूमेंटेशन है वो एरर मिनिमाइज़ कर सकता है, जीरो तो कोई कर ही नहीं सकता। अगर एक बार नी रिप्लेस हो गई, नी रिप्लेसमेंट हो गया, उसके बाद फिर आप कौन कौन से प्रिकॉशंस अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं? देखिए, नी रिप्लेसमेंट के बाद अगर प्रिकॉशंस को मान लेके चलें जी तो बेसिकली एक तो हो गया इमीडिएट प्रिकॉशन और जी। दूसरे लाइफ लॉन्ग प्रिकॉशंस। जी। ठीक है, इमीडिएट प्रिकॉशन में तो जब आपकी सर्जरी हुई है तो आपको लिम्ब इलिवेट करके रखना है, जेंटल मूवमेंट शुरू करना है, ताकि डीवीटी एक चीज़ होती है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, वो कोआगुलेशन प्रोफाइल आपकी सही बनी रहे और वो चीज़ें ना होने पाएँ। और उसके बाद फिजियोथेरेपी शुरू होनी है, फिजियोथेरेपी के साथ रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइजेज होनी, तो ये सब तो इमीडिएट चीज़ें होंगी। जी। उसके बाद लाइफ लॉन्ग में आप लेवल ऑफ एक्टिविटी और एक्सरसाइज इस तरीके से बना के रखिए कि आपका जो नी है उसकी मसल्स की स्ट्रेंथ प्रॉपर वे में मेंटेन रहे। दूसरी चीज़, जहाँ तक पॉसिबल हो अवॉइड करें स्क्वेटिंग और क्रॉस लेग पोजीशन। हालांकि आज की तारीख में जो जॉइंट्स आते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, आप अच्छा खासा रेंज ऑफ मूवमेंट होता है और आप चाहें तो पलथी भी लगा सकते हैं और उकड़ू भी बैठ सकते हैं, लेकिन वो पोजीशन ऐसी पोजीशन होती है जिसमें आर्टिफिशियल जॉइंट, आर्टिफिशियल जॉइंट और नेचुरल जॉइंट में एक डिफरेंस समझिए। जी। नेचुरल जॉइंट तो जितना घिस रहा है उसमें दोबारा रीजनरेट होने की चांसेस हैं, है ना, लेकिन जो आर्टिफिशियल जॉइंट है वो जब घिस रहा है तो वो आर्टिफिशियल है, वो दोबारा रीजनरेट नहीं होने जा रहा। तो स्क्वेटिंग और क्रॉस लेग पोजीशन में जो जॉइंट घिस रहा है जी। वो इररिपेरेबल है, तो उसको अवॉइड करें, जितना अवॉइड करेंगे आपके इम्प्लांट की लाइफ उतनी बढ़ जाएगी। ओके। ठीक, तो और तीसरा वो एक्टिविटीज़ जैसे जॉगिंग, जंपिंग, इस तरीके की एक्टिविटीज़ अवॉइड करिए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि नी रिप्लेस कराने के बाद फिर आप दौड़ नहीं सकते,
चलने में दिक्कत आएगी, ज़मीन पर बैठ जाएंगे तो फिर उठने में दिक्कत आएगी, क्या ये सारी चीज़ें सही हैं या सिर्फ मिथ है? देखिए, नी रिप्लेसमेंट एज सच सिर्फ एक सर्जरी नहीं होती जी। नी रिप्लेसमेंट बेसिकली एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, जिसमें आपकी सर्जरी एक पार्ट है, फिजियोथेरेपी दूसरा पार्ट है, ठीक है। चूँकि नी रिप्लेसमेंट जनरली तब होता है जब घुटने की अच्छी खासी डिफॉर्मिटी हो चुकी होती, तो डिफॉर्मिटी की वजह से लिगामेंट्स होते हैं वो काफ़ी टाइट होते हैं, आप रिप्लेस कर देते हो, लेकिन वो टाइट लिगामेंट जो होते हैं उनको धीरे धीरे करके फिजियोथेरेपिस्ट स्ट्रेच करके खोलता है। अब जब आप पूरा प्रोग्राम फॉलो नहीं करोगे तब आपके साथ ये समस्या आ सकती है कि आपको नी रिप्लेसमेंट के बाद भी चलने में दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है। अदरवाइज नी रिप्लेसमेंट प्रॉपर वे में फॉलो की जाए जी, तो इसको सेंचुरी ऑफ द मिलेनियम कहा गया पिछले उसमें, कि इतनी ज़्यादा सक्सेस रेट वाली कोई सर्जरी नहीं होती। ओके डॉक्टर साहब, फिर हिप रिप्लेसमेंट के बारे में अगर बात करें तो एक बार हिप रिप्लेसमेंट के बाद के जो चैलेंजेस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? इमीडिएट में तो फिर वही कंडीशन है कि नंबर एक, इन्फेक्शन बचा के रखना। इन्फेक्शन बचाने के लिए सर्जरी के तुरंत बाद बेस्ट होता है कि अपना जितने भी रिलेटिव्स वगैरह हैं वो सब उससे कम से कम मिलने आए जब तक कि स्टिचेस आउट ना हो जाएं, और आए भी तो जूते मोजे सब बाहर, बिल्कुल इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन एंड जितना पॉसिबल हो उतना बैक्टीरिया फ्री हो, ठीक। तो इन्फेक्शन बचाना है। नंबर 2, डीवीटी बचानी है, मतलब थ्रोम्बोसिस ना होने पाए उसके लिए जेंटल एक्सरसाइजेज और क्या कहते हैं लिम्ब एलिवेशन, पैर ऊंचा करके रखें, ठीक। अगर पॉसिबल हो तो एंटीकोगुलेंट, अगर रिक्वायर्ड हो तो एंटीकोगुलेंट थेरेपी भी चलें जिससे ब्लड थिन बना रहे और थक के ना जमने पाए, डीवीटी की पॉसिबिलिटी प्रेसिपिटेशन ना हो। तो ये तो इमीडिएट जो हो गए। और इसमें लेकिन हिप में अगर लाइफ लॉन्ग उसके बारे में प्रिकॉशंस के बारे में चलें जी, तो जॉगिंग और स्क्वेटिंग ये हिप में भी मना होती है। ओके। और पर्पस सिर्फ वही होता है कि इरोजन ज़्यादा होता है, फिर आर्टिफिशियल जो सरफेस है उसका घिसाव ज़्यादा हो रहा है। क्या हम लोग बचपन से बच्चों के लिए प्रेफर करें फूडिंग में, उनके लाइफस्टाइल को लेकर, कि लंबे समय तक उनको नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना ही पड़े? आज की तारीख में तो जितने बच्चे हैं जी, उनके साथ समस्या है कि उनका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ही मिनिमाइज हो रखी है। उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया कि समाओ वो लोग अब टाइम ही नहीं निकाल पाते। जी, हम लोग के ज़माने में जैसे हम लोग अपना शाम हुई नहीं कि मैदान में पहुँच जाते थे। जी, जी, तो नंबर 1 ये एक्टिविटीज़ बना के रखिए। नंबर 2, डाइट में कैल्शियम रिच डाइट लीजिए ताकि बोन डेंसिटी अच्छी रहे, ओके, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें अगर आप प्रॉपर वे में बचपन से करते चलते हैं तो आर्थराइटिस की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ख़त्म कभी भी नहीं हो सकती, आप कितना भी बचा के चलें आप बूढ़े होने से रुक नहीं सकते। बिल्कुल। वैसे ही एज रिलेटेड जो चेंजेस होने वो तो होने ही हैं, लेकिन कम से कम उनको आप आगे उनका बढ़ा प्रोग्रेशन सकते डिले कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि वैसे तो डॉक्टर साहब काफ़ी बिजी रहते हैं अपने रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ को लेकर, उनके पास बहुत कम समय होता है, बट इसके बीच में भी डॉक्टर साहब समय निकाल कर एक बहुत ही स्पेशल काम करते हैं जो अपने शहर और आसपास के जो मंदिर हैं उसको लेकर डॉक्टर साहब ने एक इतना बेहतरीन काम किया है। एक एक मंदिर और ऐसे मंदिर जिनके बारे में आप भी नहीं जानते होंगे उनको लेकर डॉक्टर साहब ने एक किताब लिखी है, ये देवालय करके, और बहुत जल्द इसको ये लॉन्च करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब इसके बारे में प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। मंदिरों की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट हमारा पहले से था। कारण नंबर 1, अब स्पेशली कानपुर के कारण नंबर 1 कानपुर को बिलोंग करते हैं। नंबर 2, जो हमारा फैमिली इन्वायरमेंट है उसमें थोड़ा सा धार्मिक रुझान ज़्यादा है। तो एक इसमें बेसिकली बस दिमाग में यही बात आई कि ऐसा क्या है कानपुर में मंदिर के बारे में, बहुत ज़्यादा मंदिरों के बारे में सुना ही नहीं पड़ता है। तो सर्च करना शुरू किया, तब मालूम पड़ा कि कानपुर में मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर भी हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं भी शायद आप लोग जानते हों कि कानपुर में ईंटों का सबसे पुराना मंदिर पूरे भारत का वो कानपुर में है, भीतरगांव का मंदिर। सिर्फ ईंटों का अकेला यही मंदिर नहीं है, कानपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में इस तरीके से 10 या 11 मंदिर हैं जो ईंटों के बने हुए हैं और जो गुप्तकालीन, प्रतिहारकालीन या चंदेलकालीन है। उसके अलावा भी कई मंदिर ऐसे हैं, ये तो हो गए जो आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के मंदिर हैं। इसके अलावा जब सर्च करना शुरू किया तब कई मंदिर ऐसे हैं जो पौराणिक उससे जुड़े हुए थे, जैसे मुक्ता देवी का मंदिर मूसा नगर का, उसका राजा बलि से संबंध माना जाता है। इन सब चीज़ों को लेकर हमारे मन में ये कौतूहल हुआ कि इन सब चीज़ों के बारे में ये जानकारी सबके पास पहुँचनी चाहिए कि कानपुर ज़िले में सिर्फ ऐसा नहीं है, सिर्फ इंडस्ट्रीज़ नहीं है, कानपुर ज़िले में और भी कुछ है जिसको आप सर्च कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने सबसे पहले तो हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट को लेकर, जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेकर हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई। उसके बाद ये जो देवालय नाम की जो किताब लेके हम लोग के बीच आ रहे हैं, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी हमारे कानपुर के लोगों के लिए। तो
इन सारी चीज़ों को हमारे साथ शेयर करने के लिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।